हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, आप लोगों का क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना। तो आज हम क्या करेंगे, आज के सेशन में हम इस चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और उसको आपको साथ साथ नोट डाउन करते जाना है। उसका एक्सप्लेनेशन भी आप चाहें तो अपने याद करने के लिए लिख सकते हैं। आप सभी जानते हैं मेरा नाम है समता शुक्ला और मैं आपकी बायो की क्लासेस में हेल्प करती हूँ बच्चों। किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होने पर आप हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन चैप्टर का नंबर नाम नोट करेंगे आप, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 11th। क्लास 11th है, चैप्टर नंबर 5 है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, हम केवल क्वेश्चन आंसर पर ही बात करेंगे आज के सेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, फर्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग जोन्स एज सीन इन द रूट इन वर्टिकल सेक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि जो भी रूट का पार्ट है उसका वर्टिकल सेक्शन यदि काटा जाए तो कौन सा जोन पहले आएगा, कौन सा जोन बाद में आएगा, उसको आपको अरेंज करना है ना। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको अपना ये जो चैप्टर आपने पढ़ा था वो ध्यान करना पड़ेगा। चैप्टर जो आपने पढ़ा था वो आपको ध्यान करना पड़ेगा, तभी आप इसका क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में है रूट हेयर जोन। मैं स्क्रीन पे नहीं हूं बच्चों, ताकि आप अपने क्वेश्चन को नोट कर सकें इजीली। ऑप्शन नंबर ए है रूट हेयर जोन। ऑप्शन नंबर बी है जोन ऑफ मेरिस्टेम। ऑप्शन नंबर सी है रूट कैप जोन। ऑप्शन नंबर डी है जोन ऑफ मैच्यूरेशन और ऑप्शन नंबर ई है जोन ऑफ इलोंगेशन। तो ये जो अलग अलग जोन्स हैं, जो जड़ तंत्र के जोन्स हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो पहले सभी बच्चे इसको आप खुद अपनी तरफ से आइडिया लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ये पहले आप आइडिया लगाएंगे, है ना। अब इसमें आपने देखा ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है रूट हेयर जोन, यानी कि जड़ के ऊपर जो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जोन ऑफ मेरिस्टेम, यानी विभाज्योतक ऊतकों वाला प्रदेश, रूट कैप वाला प्रदेश, जोन ऑफ मैच्यूरेशन और जोन ऑफ इलोंगेशन या दीर्घीकरण वाला प्रदेश। कोड्स दिए गए हैं, मतलब आपको अरेंज करना है ए बी सी डी को। तो आंसर में आपका कोड्स में आंसर देना है। कोड्स में आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है या बी ठीक है या सी या डी। तो इसमें आपका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट है। आंसर में समझेंगे, अब इसको निशान लगाने के बाद, क्वेश्चन को नोट करने के बाद, आंसर को नोट करने के बाद इसको समझेंगे। आंसर है बी, रूट कैप जोन। क्या होती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग एट द रूट अपेक्स, सीक्रेट्स म्यूसिलेज टू सॉफ्टन द हार्ड सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट। उसके बाद क्या पाया जाता है? जोन ऑफ मेरिस्टेम। क्या होता है? रीजन ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग डेंसली पैक्ड सेल्स रिजल्टिंग इनटू रूट ग्रोथ। ऑप्शन नंबर सी पर, मतलब सबसे पहले रूट कैप जोन होता है, फिर जोन ऑफ मेरिस्टेम होता है, फिर जोन ऑफ इलोंगेशन होता है। जोन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है? डिवाइडेड सेल्स ग्रो इन साइज एंड इलोंगेट, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ रूट, दे कैन नॉट डिवाइड फर्दर। आप सभी ये चित्र
इसको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये एक जड़ का जूम डायग्राम है जिसमें एक जड़ को बहुत बड़ा करके दिखाया गया है कि कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले प्रेजेंट होता है रूट कैप, उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी कि विभाज्योतक ऊतकों वाला प्रदेश होता है जहां पे निरंतर डिवाइड करती रहती हैं सेल्स और रूट को नीचे की तरफ ग्रोथ कराती रहती है। थर्ड है रीजन ऑफ इलांगेशन यानी कि दीर्घीकरण वाला प्रदेश। चौथा है आपका रूट हेयर यानी कि जड़ों पर पाए जाने वाले बाल। और ऊपर है रीजन ऑफ मैच्यूरेशन यानी कि जब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद वो परिपक्व अवस्था में आ जाए, परिपक्व स्टेज में आ जाए। रूट हेयर जोन, रूट हेयर अराइजेस एंड ग्रो इन द रीजन, हेल्प्स इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल। और उसके बाद होता है जोन ऑफ मैच्यूरेशन, द सेल्स ऑफ रूट एट दिस रीजन आर फुली डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर, परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस ऑफ रूट। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर भी सभी बच्चे नोट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आई होप कि सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन एन इनफ्लोरेसेंस यानी कि एक पुष्प क्रम में where flowers are born laterally in an acropetal succession, the position of the youngest floral bud shall be proximal, distal, intercalary या anywhere। आपको थिंकिंग प्रोसेस भी दिया है मैंने, मतलब अपने जब आप सोच रहे हों तो जोर डालें किस चीज पर। अरेंजमेंट के बारे में मैंने आपको हिंट दे दिया, बता दिया। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। जो मेन एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पुष्पक्रम या इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। थिंक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट्स। फूलों का जो अलग अलग प्रकार का अरेंजमेंट होता है उसके बारे में आपको सोचना है। How do the plants put up their flower to attract the pollinating agencies? कैसे एक प्लांट फूल पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करता है उसके बारे में भी बात करनी है। आंसर इसका क्या है बच्चों? आंसर इसका है डिस्टल, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर है। In racemose inflorescence, younger flowers are born at the apex or distal end, while older flowers are at the base. जो पुराने फूल होते हैं वो बेस की तरफ होते हैं और जो नए होते हैं वो एपेक्स की साइड में होते हैं, डिस्टल एंड पे होते हैं। This type of succession is acropetal succession. Thus, the position of youngest floral bud would be distal. क्वेश्चन और ये आंसर सभी बच्चे नोट करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सभी बच्चे नोट करेंगे। द मैच्योर सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज ग्राम यानी चना एंड पीज यानी कि मटर possess नो एंडोस्पर्म, उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता। बिकॉज, क्योंकि These plants are not angiosperms, क्योंकि ये प्लांट्स एंजियोस्पर्म नहीं है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी ए कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है देयर इज नो डबल फर्टिलाइजेशन इन देम, यानी इसमें द्विनिषेचन की प्रक्रिया चना और मटर में नहीं होती है। तीसरा कह रहा है एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्म्ड इन देम, यानी इसमें एंडोस्पर्म बनता ही नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है एंडोस्पर्म गेट्स यूज्ड अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट,
यानी कि सीड डेवलपमेंट के दौरान इसमें एंडोस्पर्म जो है वो यूज हो जाता है। अब आपको सोचना है ग्राम एंड पीज कैसे हैं, डाइकॉट प्लांट्स हैं, द्विबीजपत्री पौधे हैं ये, बिलोंगिंग टू एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या हैं, केवल वो पौधे जो पुष्पीय होते हैं। ऑल एंजियोस्पर्म्स बेयर सीड्स, सब में सीड्स होते हैं। ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो नीड्स नरिशमेंट फॉर इट्स डेवलपमेंट, है ना। वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट चाहिए होता है उसके डेवलपमेंट के लिए, और वो नरिशमेंट उसे कौन देता है, इट इज प्रोवाइडेड बाय एंडोस्पर्म। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, 3 एनप्लॉयडी का प्रोडक्ट ये होता है। इसमें आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इसको सभी बच्चे नोट करेंगे। Endosperm is a nourishing tissue of seed which provide nourishment to the developing embryo either before or after germination. In gram and peas, the endosperm gets used up at the time of development of seed, so seed is non-endospermic. Example के लिए endosperm is not present in the mature seed. Non-endospermic का मतलब क्या हो गया कि जो मेच्योर सीड है उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। को सभी बच्चे नोट करेंगे अपनी कॉपी में। सीड के टिश्यू के नरिशमेंट की बात है। ये आप जब क्लास 12th में पहुंचेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर है उसमें आपको इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को नोट कर लेंगे और सही आंसर पे टिक लगाएंगे। एक्सप्लेनेशन भी आप साथ में नोट करेंगे ताकि आपको बाद में क्वेश्चन का आंसर समझने में कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड। आप सभी को पता है कि जो पौधा होता है वो 2 भागों में, मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक भाग जो जमीन के अंदर होता है और दूसरा भाग जो जमीन के ऊपर होता है। जो जमीन के अंदर भाग होता है उसे हम मूलांकुर से डेवलप हुआ भाग कहते हैं, रेडिकल से डेवलपिंग भाग कहते हैं उसको, और जो जमीन के ऊपर होता है वो प्लूम्यूल से डेवलप होता है, यानी प्रांकुर से डेवलप हुआ भाग उसे हम कहते हैं। दिमाग लगा के सोचना है आपको। एज द सीड जर्मिनेट्स, जब बीज अंकुरित होने लगता है, जर्मिनेट होने लगता है, इट गिव्स राइज टू प्लूम्यूल एंड रेडिकल। तब जब अंकुरण हो रहा होता है उस टाइम पे मूलांकुर और प्रांकुर ये दोनों डेवलप होते हैं। जो मूलांकुर है वो रूट में डेवलप हो जाता है और उसके अलावा जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं वो सारे के सारे प्रांकुर से डेवलप होते हैं, यानी कि प्लांट की नीड के अनुसार, प्लांट की आवश्यकता के अनुसार बन जाते हैं प्रांकुर से। इसका आंसर क्या होगा? रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड, यानी रेडिकल के अलावा जो पार्ट्स हैं वो किससे डेवलप होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Roots developed from parts of the plant other than radical are called adventitious roots। मतलब ऐसी जड़ें जो रेडिकल के अलावा
रेडिकल से नहीं डेवलप होती। एडवेंटिशियस रूट्स वाली जड़ें कहलाती हैं, अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। दे ब्रांच लाइक टैप रूट्स एंड मे बी अंडरग्राउंड और एरियल, एरियल भी हो सकती हैं, अंडरग्राउंड भी हो सकती हैं। एंड मे डेवलप फ्रॉम नोड्स, इंटरनोड्स ऑन लीव्स। अदर ऑप्शंस जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। क्यों इनकरेक्ट हैं ये भी आप देखेंगे। टैप रूट्स जो हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, इसमें आर द रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो एंड परसिस्ट्स द ग्रोज डायरेक्टली इनटू प्राइमरी रूट। Fibrous roots are thin, thread-like branched root developing from base of stem. These are modifications of taproot found in monocots. तीसरा ऑप्शन है nodular roots are also modifications of taproots in which roots and its branches develop small or large swelling called nodules. They help in nitrogen fixation, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को सभी बच्चे नोट करेंगे। इसके सही ऑप्शन को भी आप सही का निशान उसमें लगा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। शिराविन्यास के बारे में हमने बात करी थी, उस पर ही क्वेश्चन है। वेनेशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स। बी ऑप्शन है फ्लावर इन इनफ्लोरेसेंस। सी ऑप्शन है वेन्स एंड वेनलेट्स इन लैमिना। 4 ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। आंसर है इसका वेन्स एंड वेनलेट्स इन अ लैमिना। वेनेशन क्या होता है, शिराविन्यास क्या होता है, इसके बारे में जब आपको पता होगा तभी आप आंसर लगा पाएंगे। ऑप्शन आंसर आप सी पर टिक करेंगे, इसको समझेंगे कि ये कैसे सही है। वेनेशन, द वेन्स आर द पार्ट ऑफ लीफ which possess vascular tissues, xylem और phloem, जिसके बारे में हम छोटी क्लासेस में ही बात कर चुके हैं। They are meant for the conduction of water, minerals and food to and from in the leaf. The special arrangement of veins in a leaf is called venation. जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है वेन्स का एक पत्ती के अंदर, उसे हम शिराविन्यास कहते हैं। और शिराविन्यास आपको पता है कि समानांतर शिराविन्यास होता है, जालिकावत शिराविन्यास होता है ना, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो आप पत्ती पे डायग्राम देख रहे हैं ना आप, इसमें ये शिराविन्यास, ये जो पत्ती के बीच आपको लाइनें दिखाई पड़ रही हैं, ये शिराविन्यास को दिखा रही हैं, है ना। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों नोट करेंगे बच्चे। चित्र केवल आपको याद आ जाए इसलिए मैंने शो किया है। इसमें वेनेशन दिखाया गया है अलग अलग पत्तियों में। ऑप्शन नंबर ए में आपको रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई पड़ रहा है, जिसमें डाइकॉट लीफ है। और ऑप्शन नंबर बी में आपको समानांतर शिराविन्यास दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एंडोस्पर्म, अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स, इज एब्सेंट इन द सीड्स ऑफ। एंडोस्पर्म जो द्विनिषेचन की प्रक्रिया का परिणाम होता है, वो एब्सेंट होता है किस बीजों में? ए है कोकोनट, बी है ऑर्किड्स, सी है मेज और डी है कैस्टर। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ऑर्चिड सीड्स इज अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। आंसर नंबर बी सही है।
Orchid seeds is a non-endosperming seed. Endosperm is absent in it. Orchid में ये absent होता है endosperm. Endosperm is a nourishing tissue present in the seed which nourishes the developing embryo. एक developing embryo को nourish करने का काम कौन करता है? Endosperm करता है. In orchid seeds, endosperm is absent because it is used up during the time of seed development. Nourishment for germinating seed is provided by the food material present in cotyledons. Rest of the options are examples of endospermic seeds. यानी कि कोकोनट में जो कोकोनट वाटर होता है वो एंडोस्पर्म ही होता है. और किड्स में ये प्रेजेंट नहीं होता. मेज में भी ये प्रेजेंट होता है और कैस्टर में भी ये प्रेजेंट होता है. तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन तीनों आपको अपनी कॉपी में नोट करना है. आई होप कि सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 6. अब हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं. Many pulses of daily use belong to one of the families below. बहुत सारी दालें जो हम सामान्य अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं वो कौन सी फैमिली से रिलेटेड है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है. ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए सोलेनेसी, ऑप्शन नंबर बी है फेबेसी, ऑप्शन नंबर सी है लिलिएसी और ऑप्शन नंबर डी है पोएसी. तो इसमें आपको याद होना चाहिए, है ना. ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, फेबेसी. फेबेसी जो है वो सब फैमिली है किसकी? लेग्यूमिनेसी की. अगर यहाँ पे लेग्यूमिनेसी लिखा हुआ होता तो सभी बच्चे एक ही निगाह में सही निशान लगा सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे सब फैमिली दे दी गई तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना. और क्वेश्चंस हमेशा ऐसे ही पूछे जाते हैं बच्चों जिसमें कहीं ना कहीं आपके माइंड को थोड़ा सा एक्टिविटी करनी पड़े, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़े, इसलिए यहाँ पे सब फैमिली दी गई है. तो फेबेसी जो है वो लेग्यूमिनेसी की सब फैमिली है. फेबेसी इज अ सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी विच वाज अर्लियर कॉल्ड पेपिलियोनोइडी, है ना. प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली आर द सोर्स ऑफ पल्सेस एंड एडिबल ऑयल्स. पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन कंटेंट्स. आप सभी को पता है कि दालों में क्या पाया जाता है? बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, इसका सही आंसर दोनों नोट करेंगे. इसका एक्सप्लेनेशन भी आप नोट कर लेंगे ताकि बाद में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों. द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द डेवलपिंग सीड नियर द. तब क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेवलपिंग सीड के किस पार्ट से प्लेसेंटा अटैच होता है. ऑप्शन नंबर ए है टेस्टा, ऑप्शन नंबर बी है हाइलम, ऑप्शन नंबर सी है माइक्रोपाइल और ऑप्शन नंबर डी है चेलेजा. अब थिंकिंग प्रोसेस में आपको अपने दिमाग पे जोर डालना है कि प्लेसेंटा एक्चुअल में होता क्या है. मैं आपको याद दिलाती हूँ. प्लेसेंटा इज अ स्पेशल टिश्यू by which ovules is attached to the ovary. It has a special kind of arrangement in the ovary which is called placentation. प्लेसेंटा डेवलपिंग सीड से किस पार्ट से अटैच होता है उस पर आपको टिक का निशान लगाना है. अब इसमें से कौन सा आंसर है? सभी बच्चों ने अपनी तरफ से निशान लगाया होगा, इसको हम देखेंगे. आंसर नंबर है आपका बी. ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है.
को समझेंगे और उसके बाद हम इस डायग्राम को देखेंगे जो आपका एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द डेवलपिंग सीड नियर हाइलम। इसके बारे में 11th क्लास में इतना ब्रीफ में नहीं है, लेकिन 12th में आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। प्लेसेंटा जो डेवलपिंग सीड से अटैच होता है वो उस संधि को, उस जगह को जहां पर वो अटैच होता है उसे हम हाइलम कहते हैं। इट इज द स्कार लोकेटेड नियर द एज वेयर सीड ब्रेक्स फ्रॉम स्टॉक ऑफ फ्यूनिकुलस कनेक्टिंग द सीड विद फ्रूट वॉल एंड प्लेसेंटा। और सारे ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं, ऑप्शन नंबर बी है जो सही है। रेस्ट ऑफ ऑप्शंस आर इनकरेक्ट एज टेस्टा इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। आप डायग्राम में इसको देखेंगे, रिलेट करेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। टेस्टा जो है वो सबसे बाहर की कवरिंग है सीड की। माइक्रोपाइल इज अ स्मॉल ओपनिंग इन सीड कोट थ्रू विच वाटर एंटर्स सीड एंड चैलेजा इज अ टिश्यू where nucellus and integuments are joined. स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, nutrients from the plant travel through vascular tissue in the funiculus and outer integuments through the chalaza into the nucellus. स्क्रीन में आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपको डिटेल्ड स्ट्रक्चर एक एनापोलस ओव्यूल का दिखाई जा रहा है, जहां पर आपको चैलेजा दिखाई पड़ रहा है। ये आपका वैस्कुलर बंडल है। ये जो स्टॉक होता है इसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। इस जंक्शन को हम हाइलम कहते हैं। ये जो ओपनिंग है इससे वाटर अंदर जाता है, ये कहलाती है माइक्रोपाइल। अंदर एम्ब्रियो सैक है, बाहर की तरफ जो आवरण है उसे हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। और नरिशमेंट लेता है न्यूसिलस से, और जो माइक्रोपाइल का अपोजिट साइड है ये है निभागीय शिरा या चैलेजा। आई थिंक आप सभी बच्चों ने क्वेश्चन और आंसर्स दोनों नोट कर लिए होंगे। आज के सेशन में इतना ही बच्चों। अच्छे से पढ़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।